नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी के मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर के नीचे जो आपका सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका वहाँ पे गलत बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे मैं आपको अच्छे ढंग से सुधार के बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपका देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम है इसमें सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है, यानी कि फुल मार्क्स आपका कितना है, तो फुल मार्क्स आपका 40 है और ये 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोल विजेता ने परिवर्तित किया। तो भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को ये आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने परिवर्तित किया। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो इतिहास विषय आपका कालिक संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इतिहास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है बच्चों ये आपका 14,95,98,000 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 14,95,98,000 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में ये आपका विभेदन सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विभेदन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी होती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान होती है बच्चों ये आपका लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 3 से 4 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों ये आपका ध्रुवों पर अधिक होता है और ये आपका भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ये आपका ध्रुवों पर अधिक होता है और आपका ये भूमध्य रेखा पर आपका कम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है। तो स्थल मंडल की मोटाई या गहराई ये आपका 200 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो देखिए भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग को आपका प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक तरंग। देखिए जो आपका भूगर्भ के अंदर जो तरंगें आपकी चलती है यानी कि जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं ये आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका प्राथमिक तरंग, दूसरा होता है आपका द्वितीयक तरंग और तीसरा होता है आपका तृतीयक तरंग। और ये जो प्राथमिक तरंग होता है ये आपका सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो स्पीड होता है बच्चों ये आपका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो द्वितीयक तरंग है इसके बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पहला के बाद द्वितीयक। ठीक है, और द्वितीयक तरंग की जो स्पीड होती है ये आपका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और तृतीयक तरंग की जो स्पीड होती है ये आपका 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से आपका भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत है बच्चों ये 1912 में किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये दिया था आपका अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो टिलाइट आपका अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अवसादी चट्टान।
चट्टान, और अवसादी चट्टान में ही आपका जीवाश्म पाया जाता है, चूना पत्थर इसी में पाया जाता है, और पेट्रोलियम भी आपका अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका टीलाइट भी आपका यही अवसादी चट्टान का प्रकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि सागरीय अंध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो जो आपका सागरीय अंध स्थल विस्तार की जो परिकल्पना है बच्चों, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरी हेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल ये आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है? तो अपर्दन आपका एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अपर्दन। देखिए आपके मॉडल पेपर के नीचे जो आंसर दिया गया है उसमें बताया गया है कि पटल विरूपणी आपका एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन यह आपका गलत है। पटल विरूपणी आपका एक अनुकार्मिक प्रक्रिया नहीं है, अपर्दन आपका एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अपर्दन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है? तो ऐसा कौन से प्रदेश में होता है? तो ऐसा आपका चूना पत्थर वाले प्रदेशों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चूना पत्थर प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम बहुत ही कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ये कितनी ऊंचाई पर? तो ये आपका 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 120 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो देखिए ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ये क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश होता है बच्चों, इसी को आपका कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा पर आपका 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें आपका सीधी पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन में अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जगह पर कर्क रेखा दे दे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपका क्या कहा जाता है? तो इसे आपका कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या जाता है? तो इसे आपका मकर रेखा कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपका कर्क रेखा कहा जाता है, जहां पर आपका 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहां बनता है? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायु दाब आपका 1013.25 मिली बार होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1013.25 मिली बार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में आपका विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विली विलीज। अगर पूछे कि टाइफून चक्रवात आपका ये कहां पे चलता है तो याद रखिएगा टाइफून ये आपका प्रशांत महासागर में चलता है, ठीक है। अगर पूछे कि हरिकेन कहां पे चलता है तो हरिकेन आपका अटलांटिक महासागर में चलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल आपका पछाब मेघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पछाब मेघ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान ये आपका 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित जो कोपेन की पद्धति है बच्चों, इसे आपका अनुभाविक तौर पर व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभाविक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो सामान्य तौर पर खुले महासागर की लवणता आपका ये 33 से 37% होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 33 से
33%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फंडी की खाड़ी कहां स्थित है? तो फंडी की खाड़ी ये आपका कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी पर अपसूर की घटना कब होती है? देखिए एक होता है आपका अपसूर और एक होता है आपका उपसूर, ये दोनों को आप लोग समझ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, देखिए अपसूर की घटना उस दिन होता है जिस दिन आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है ये सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है, उसी को क्या कहते हैं? अपसूर की घटना कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये सबसे अधिक कब होता है? तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक आपका 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो याद रखिएगा जो अपसूर की घटना है ये कब होता है? तो ये आपका 4 जुलाई को होता है। और एक होता है आपका उपसूर। उपसूर की घटना किसे कहते हैं? तो उपसूर की घटना उस दिन होता है जिस दिन आपका जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ये सबसे कम होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उपसूर की घटना कहते हैं। और उपसूर की जो घटना है बच्चों ये कब होता है? तो ये आपका 3 जनवरी को होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अपसूर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। और इस दिन क्या होता है? तो इस दिन आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये सबसे अधिक होता है। और उपसूर की घटना कब होती है? तो उपसूर की जो घटना है ये आपका 3 जनवरी को होता है। और इस दिन क्या होता है? तो इस दिन आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये आपका सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए क्लियर समझ गए होंगे, इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा होमो सेपियन। और आपका मानव की वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो देखिए जो भारत के उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है बच्चों ये कितनी है? तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। कितनी है? याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पूर्व से पश्चिम की दूरी भारत की कितनी है तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है बच्चों ये आपका 2933 किलोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214। पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये आपका 2933 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो वर्तमान अनुमान के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है बच्चों ये आपका 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। अगर अरब को हम लोग करोड़ में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 400, कितना? 460 करोड़ वर्ष हो जाएगा। तो याद रखिएगा वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो ये आपका 460 करोड़ वर्ष है। ठीक है, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। शायद यहाँ पे आपका एक जीरो छूट गया, यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए था, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। और याद रखिएगा कि वर्तमान अनुमान के अनुसार जो आपका पृथ्वी की आयु है ये लगभग कितनी है? तो ये आपका 4.6 अरब, तो इसी को कर सकते हैं 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन में जारी किया गया उसमें भी आपका आंसर कितना दिया है? 460 दिया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर देखा जाए ना तो प्रत्येक मॉडल, प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर में आपका 1-2 क्वेश्चन करके गलती है और सारा को मैंने सुधार करके बताया हुआ है। इस वजह से आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी होती है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो आपका जलोढ़ की औसत गहराई होती है बच्चों ये आपका 1000 से 2000 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 से 2000 मीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? देखिए अंडमान और निकोबार को ये कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके जो मॉडल पेपर के नीचे जो आंसर दिया गया है उसमें आपका 11 डिग्री चैनल दिया गया है जो कि आपका गलत है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको अंडमान सागर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपका क्या करता है? अंडमान और निकोबार को आपका अलग करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है लेकिन आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ आपका 10 डिग्री चैनल रहेगा तो अंडमान सागर रहेगा। तो दोनों में से कोई भी एक रहे उसे आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये 11 डिग्री जो चैनल यहाँ पे आंसर दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है, इसे आप लोग सुधार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? यानी कि जो आपका अलकनंदा नदी है और जो आपका भागीरथी नदी है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका देवप्रयाग में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के
तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, यानी कि जो ठंड के दिनों में जो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो पानी पड़ता है ये किसके कारण पड़ता है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और याद रखिएगा इसी को आपका लौटती हुई मानसून कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन यही पूछ दे और दक्षिण पश्चिम मानसून की जगह पर लौटती हुई मानसून ऑप्शन में दे दे तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून को ही आपका लौटती हुई मानसून कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, तो जो आपका न्यू वन नीति है इसके अनुसार कोई भी क्षेत्र का 33% क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, वनों के अधीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 33%। मतलब जितना भी क्षेत्रफल है किसी भी एरिया का तो उसका 33% एरिया में आपका जंगल होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, तभी वहां का जो वातावरण है वो आपका संतुलित वातावरण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुनामी का अर्थ है, तो सुनामी का अर्थ होता है अंतः सागरीय भूकंप, यानी कि जो सागर के अंदर जो भूकंप आता है वही इस सुनामी का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, यानी कि जो आपका माजुली नदीय द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कौन सी नदी में है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तो आपका 4-5 राज्यों से होकर के गुजरता है, लेकिन माजुली नदी द्वीप आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका असम राज्य में स्थित है और ये आपका असम का एक जिला है। सोचिए आपका गिरिडीह धनबाद ये सब आपका जिला है ना जी, तो कितना बड़ा होगा, गिरिडीह धनबाद रांची रामगढ़ कितना बड़ा है, तो सोचिए कि ये आपका माजुली नदी द्वीप ये कितना बड़ा है कि इसको असम सरकार ने आपका ये अपने राज्य का एक जिला घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है, तो भारत का जो आपका केरल है और जो आपका कर्नाटक के तटीय प्रदेश है इसमें आपका आम्र वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, तो दामोदर नदी को आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी। अगर पूछे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। इससे पहले आपका हिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, इंग्लिश कोर का अपलोड हो चुका है, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अभी से कुछ देर के बाद आपका इकोनॉमिक्स का भी मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा, तो सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर के नीचे जो आपका आंसर दिया गया है ये प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 1-2 आंसर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो सारा को सुधार करके सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन का आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ताकि आपसे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उस एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 के कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी होने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।